हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर का एक्सरसाइज। इससे पहले के वीडियोस में हमने थ्योरी के सारे वीडियोस बना दिए थे, जिसमें से 5 लेक्चर अपलोड है ऑलरेडी। अगर आपने वो सारे टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जा करके चेकआउट कर लीजिए और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैचिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से मिला दोगे तो थर्ड अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो मैच हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ, जैसे मास, तो अब मास को आप किससे, इसमें से मास का, जैसे मास का यूनिट क्या होता है, तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और इसमें से तो कोई मैच नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो मास को आप किससे मिलाओगे, किलोग्राम से मैच करोगे। ऐसे दूसरा क्या दिया हुआ है, वेट। अब वेट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि वेट को किससे हम रिप्रेजेंट करते थे, डब्लू से। तो और डब्लू बराबर क्या होता था, mg, और इसी को बोलते थे न्यूटन। इसका क्या होता था, यूनिट न्यूटन। तो यहाँ पे वेट को n मतलब आपको क्या लिखना है, न्यूटन लिखना है, ठीक है ना। और ये किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। तीसरा जो दिया हुआ है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट आपको देखना, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को देखना है, ये थर्ड अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। एंड फोर्थ वन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम। क्यों, क्योंकि क्या होता था, F बराबर F इक्वल टू G/m1/m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या, अगर आपको फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, Fr हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, G/m1/m2 ये हो जाएगा। तो अब क्या करो, इसको इधर ले आओ, है ना। तो G इक्वल टू हो जाएगा Fr, और ये क्या हो जाएगा, m1/m2, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब ये क्या हो जाएगा, F की यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन, और R क्या है, रेडियस है, डिस्टेंस है, तो मीटर, और ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम होता है, तो 2 टाइम है, ये भी मास है, ये भी मास है, तो किलोग्राम, ठीक है ना। तो इस तरीके से किलोग्राम स्क्वायर। अब इसमें से किससे मैच कर रहा है, देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन किलोग्राम। तो इस तरीके से ये हमने पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया और सब कुछ आपको मैचिंग के थ्रू बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद में इसका सेकंड प्रॉब्लम है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अब इसमें से कुछ आपको आंसर बताने हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, will the mass and the weight of an object on the earth be same as their value on the Mars? Why? मतलब कि आपको इसमें मास का और इसमें से वेट का दोनों का डिफरेंस बताना है। और ये बता रहा है कि अगर मास मतलब कि क्या बताया था आपको मीनिंग, मास की वो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, और वेट जो होता है वो वेरी करता है। तो इसका मैं आंसर आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप इसको याद कर लेंगे और ये ऐसे ही आप एग्जाम में लिख देंगे, ठीक है ना। देखिए, मास के बारे में क्या दिया कि मास अमाउंट ऑफ द मैटर होता है प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास, ठीक है ना, और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट की बात करेंगे तो किलोग्राम होता है, और वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है, एवरीवेयर ये मास की वैल्यू सेम होगी। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द इनर्शिया। मास क्या होता है, इनर्शिया का मेजरमेंट होता है। इनर्शिया मीन्स क्या होता है, इनर्शिया समझो कि अगर आप बैठे हो तो कोई आपको हटाने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, तो मतलब वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो आपके मास पे डिपेंड कर रहा है कि वो आपको धक्का नहीं दे पा रहा है ना। तो इनर्शिया उसी को बोलते हैं कि आप जिस स्टेट में हो उसमें फिक्स रहो, तो वो मास पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा मास रहेगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा आएगा, ठीक है ना। वही यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखा है, हायर द मास हायर द इनर्शिया। सेम वेट की बात करेंगे तो वेट क्या हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट का, ये दूसरे इसमें क्या हो सकता है, वेट में आपको इसमें मास और ग्रेविटेशनल, इसमें ग्रेविटी वाला होता है, ग्रेविटी जी, स्मॉल जी,
तो ये दोनों मिला करके वेट कहलाता है, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला अगर जी की वैल्यू रखोगे तो Gm/r² होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मास और इसके बीच में हम लोगों ने डिफरेंस देखा। अभी इसमें देखो कुछ और बातें बताई गई है कि इसका एसआई यूनिट जो होगा वो कितना होता है, न्यूटन होता है। जैसे इससे पहले उसका किलोग्राम था, इसका न्यूटन होगा। डायरेक्शन की बात करेंगे तो इस सेंटर की ओर होता है, ठीक है ना। और इसमें यह बताया गया है कि गिवन दैट द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर। यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है भाई, अर्थ के करीब में हो तो ज्यादा है, अर्थ से अबव जाओगे ज्यादा हो जाएगा, अर्थ से बिलो जाओगे कम हो जाएगा, ठीक है। तो जी की वैल्यू क्या होती है, वेरी हो सकती है। तो इस वजह से जो वेट होता है वो भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। देखो यहाँ पे लिखा गया इवन इफ इट्स मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर फ्रॉम दिस इट इज सीन दैट व्हाइल द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ एंड मास में डिफर। जो मार्स की बात करेंगे और अर्थ की बात करेंगे तो वहां पे ये डिफर करेगा। क्यों, क्योंकि वो जी पे डिपेंड करता है। जो हमारा वेट होता है वो जी पे डिपेंड करता है। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मार्स पे और अर्थ के केस में बताओ तो और डिफर होता है। क्यों, क्योंकि वो जी पे डिपेंड करता है ना। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है बी में कई क्वेश्चन है, जैसे फ्री फॉल दिया हुआ है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है, एस्केप वेलोसिटी दिया हुआ है एंड सेंट्रीपिटल फोर्स दिया हुआ है। तो फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल वो देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक फ्री फॉल। देखिए फ्री फॉल के केस में ये आपको मैंने थियरी में बताया था, सेम वही यहाँ पे कि फ्री फॉल को जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ देते हैं, जैसे हाथ में लिया छोड़ दिया है ना, ऐसे उस वक्त भी उस टाइम भी मैंने ऐसे पेन गिराया था पेपर पे। तो फ्री फॉल मीन्स होता है कि बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के ऐसे गिरा देना। तो और जिस फोर्स से जिस स्पीड से गिरती है वही फ्री फॉल होता है। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ओनली ग्रेविटी, जैसे जो अर्थ की ग्रेविटी अपने साइड में खींचती है ना, तो इसी को बोलते हैं फ्री फॉल। अब ड्यूरिंग फ्री फॉल द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द एयर अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो जैसे मान लो आप पेपर ऐसे गिरा रहे हो, पेपर ऐसे क्या कर रहे हो आप जमीन पे गिरा रहे हो, तो पेपर क्या होता है, पेपर हल्का उड़ते हुए आता है, स्लोली अर्थ पे गिरेगा, है ना। तो क्या हो रहा है, उसको कौन रोक रहा है, उसको रोक रहा है एयर। और उसका अगर यही हमारा क्या है पानी के अंदर है तो उसमें एक और फोर्स लगता है जिसको बायोंड फोर्स बोलते हैं। ये लिक्विड के लिए होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से नॉर्मल केस में फ्री फॉल पॉसिबल नहीं है, ये वैक्यूम में ही पॉसिबल है। बट फिर भी अगर हमको कंसीडर करना होता है, कैलकुलेशन करना होता है, तो इन दोनों फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। और इस तरीके से फ्री फॉल के केस में हमने न्यूटन्स के यहाँ पे तीनों इक्वेशन देखे थे। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्यों, क्योंकि हमने तो कोई फोर्स लगाया नहीं, अपने आप गिर रहा है, देखो है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन ए को जी में यहाँ से आपको कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, v = u + gt, और यहाँ से u की वैल्यू हो गई 0 तो gt बचेगा। ऐसे s की वैल्यू क्या होता है, ut + ½ gt², तो यहाँ पे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो s = क्या बन जाएगा, ½ gt²। एंड v² क्या होता है, u² + 2gs, तो यहाँ से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और v = 2gs बचेगा। तो इस तरीके से हमने पहला पॉइंट देखा, ठीक है ना। ये अब हम बात करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ये क्या है, ये अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हम लोगों ने पढ़े थे ना, ये वही है। क्यों, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे एक टर्म हम लोगों ने देखे थे थियरी के केस में कि इस पूरे को जब हम लोगों ने पढ़े थे तो उसको एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी कहा जाता था और इसको जी से। तो आप ये स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आप कॉपी कर लें और इसको आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है ना। और ये वेरी करता है, ये अर्थ के सरफेस पे कुछ और रहेगा और यहाँ पे ये चेंज होता रहता है। तो आप क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लें और इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा और भी एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी से हम लोग का यहाँ से जी की वैल्यू ये निकल के आएगी, क्या आएगी, g = Gm/r², और हर एक की वैल्यू पुट आउट कर देंगे तो ये लगभग कितना आता है, नियर अबाउट 9.77 आता है। तो इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है ना। तो आई होप इसको आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद का टॉपिक। इसके बाद का टॉपिक देखो ये क्या दिया हुआ है, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, तो एस्केप वेलोसिटी के केस में आपको मैंने बताया था, एस्केप वेलोसिटी के केस में मैंने आपको ये बताया था कि वो मिनिमम स्पीड जिससे अर्थ के अट्रैक्शन से, अर्थ के ग्रेविटी से कोई भी ऑब्जेक्ट
बाहर चली जाए तो वो क्या क्या कहलाता है, एस्केप वेलोसिटी। मान लो आपने बॉल को फेंका, तो बॉल को फेंकने के बाद वो क्या होता है कि अर्थ की ग्रेविटी से कब बाहर जाएगा, जब उसको एस्केप वेलोसिटी से छोड़ा जाएगा। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm/r। अब सबकी वैल्यू रख दोगे, कैपिटल G की वैल्यू, कैपिटल M, यहाँ पे मास होगा अर्थ का और यहाँ पे रेडियस होगा अर्थ का। तो यहाँ पे आता है नियर अबाउट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो एस्केप वेलोसिटी इस तरीके से हमारा हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद का जो टॉपिक होता है, क्या दिया हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी देख लेते हैं क्या आएगा, ठीक है ना। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स आपको बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स ये एक टाइप का फोर्स होता है जो सेंटर की ओर काम करता है, ठीक है ना। ये आपको थ्योरी में मैंने पूरा समझा के रखा है। तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद में ये हमारा ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर अब हमारा ये 2 का भी हो गया, फिनिश हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सी, व्हाट राइट द 3 लॉज गिवन बाय केपलर। ऑलरेडी हमने केपलर के 3 लॉज आपको समझा करके रखा है। 3 लॉज ये केपलर के आपको समझाया था मैंने कि क्या होता है। ये ऑर्बिट क्या होती है कि कोई द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट इज एन एलिप्स। एलिप्स बताया था आपको कि ऐसा ओवल शेप का होता है, उसको एलिप्स बोलते हैं। तो कोई भी प्लैनेट मूव करता है तो वो एलिप्स में करता है। और सेंटर यहाँ पे क्या होता है, सन किसी एक फोकाई पे होता है। सन कहाँ पे होगा, किसी एक फोकाई। अब फोकाई आपको बताया था कि यहाँ पे मान लो कि 2 गोला है, 2 सर्कल है। तो दोनों सर्कल में से मतलब यहाँ पे एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ होगा, इसका सेंटर यहाँ होगा, एक यहाँ पे होगा। तो इसी को फोकाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सन कहाँ पे है, इसे इसके फोकाई पे है। तो ये फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ में ये बताया गया था कि सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगा। तो मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी बताया था कि मान लो कि घर में बंटवारा हो गया, तो क्या बताया था आपको कि किसी को इतना मिला। अब दूसरा सोचेगा भाई हमको भी इतना ही चाहिए, लेकिन अब उतना कैसा है, जो जमीन या जो भी घर है उसका शेप अलग तरीके से, तो वो पतला ऐसा आया है, उतना है, दोनों का एरिया सेम है। और ऐसे इसका भी देख लीजिए, इसका भी एरिया तीनों का सेम है और सेम टाइम लगता है उसको चक्कर लगाने में, तो इसको बोलते हैं, ठीक है ना। एंड थर्ड वन है, थर्ड लॉ ये था कि यहाँ पे जो रेडियस डिस्टेंस है उसके क्यूब के टाइम जो लगता है, टाइम का स्क्वायर इसके रेडियस के क्यूब के इक्वल होता है। तो इस तरीके से T² = KR³ आया था हमारा। तो ये केपलर्स के 3 लॉज हो गए। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, इसमें ये क्वेश्चन ये पूछा है, हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन टू अराइव द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी का कैसे इन्होंने ये हेल्प करते हैं, तो उसको देख लेते हैं। देखिए ये कैसे हेल्प कर रहा है, तो इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी थियरी है, इसको आप देखते जाओगे। इसलिए इसमें क्या बताया गया कि भाई द थर्ड लॉ ऑफ केपलर हेल्प्स न्यूटन इन द अराइविंग एट द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये थर्ड लॉ से ही ये आता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, F = क्या होता है, mv²/r। तो यहाँ पे हर एक की वैल्यू दी गई है, कौन क्या क्या है। इसी तरीके से अगर हम इसको किसी प्लैनेट के उसमें मान लेंगे तो यहाँ पे भी सेम हमारा निकल करके आता है और mv²/r आता है, ठीक है ना। तो और उसके बाद हम यहाँ पे हर एक की वैल्यू दी गई है कि यहाँ पे r क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, और t क्या है, टाइम टेकन पीरियड रिवोल्यूशन में। और इस तरीके से कैलकुलेशन करते हुए क्या हुआ, न्यूटन ने कंक्लूजन निकाले और हर एक की वैल्यू पुट करते गए। लास्ट में उनको पता चल गया कि हाँ भाई कैसे क्या होता है। तो ये आप देख लो स्क्रीन पे, ठीक है ना, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके से इन्होंने ये पूरा यही है 4m²/k = कांस्टेंट। तो यही होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ का, ठीक है ना। इस तरीके से तो इन्होंने फाइंड आउट कर लिया था। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी आंसर दिया हुआ है, इसको आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या देखा, ABC तीनों देख लिए, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, अभी इसके 2 पॉइंट रह गए हैं,
डी और ई ये हम बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 भी बाद में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं, अभी नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो होगा 5। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कैसा लगा वीडियो आप इसको कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।